जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात कर देते हैं दी एडवेंट ऑफ ब्रिटिश एंड सब कॉन्टिनेंट के बरसगीर में ब्रिटिश के लोग थे वो किस तरह आए और किस तरह उन्होंने पावर को अपने हाथों में ले लिया। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1600 से। 1600 में कुछ यूँ होता है कि तकरीबन 125 आदमी मिल जाते हैं और वो एक कारोबार शुरू कर देते हैं। बुनियादी तौर पर वो जो फैसला करते हैं और कारोबार को शुरू करते हैं तो वो स्पाइसेस यानी मिसाल जात की कारोबार थी। और इसी की मकसद के लिए वो अपना जो पहला कारवान जो था तो वो 1601 को यानी 1601 को इस वक्त नीदरलैंड में जो आइसलैंड है स्पाइसलैंड तो उसकी तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जैसे ही वो पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर पुर्तगाली भी थे और इसी तरीके से फ्रांसीसी भी थे। वो दोनों इनसे कारोबार में बहुत ही आगे थे। और जैसे ही ये लोग पहुंचे तो उसी टाइम में डच लोगों ने भी ये कारोबार शुरू किया। और डच लोग भी इनसे कारोबार में आगे थे। और ये इनके लिए बहुत ही मुश्किल था कि वो डच फ्रांसीसी और पुर्तगाली के होते हुए इस ट्रेड को कामयाब बना सके। तो इसलिए अगरचे 1601 में इन्होंने वहाँ पर एक फैक्ट्री भी बनाई लेकिन इसका कोई फायदा नहीं निकला। तो इसलिए एक दफ़ा फिर इन्होंने नक्शे को हाथ में उठाया और इन्होंने देखा कि पुर्तगाली इंडिया में बहुत ही पैसे कमा रहे हैं। तो जो जहाज़ के जो कप्तान थे तो उन्होंने फैसला किया कि अब हम इंडिया जाएंगे। सो इन 1608 लैंडेड इन इंडिया इन गुजरात सिटी सूरत। द कैप्टन वाज विलियम हाउकिन। यहाँ पर 1608 में ये जो जहाज था तो ये गुजरात के एक शहर सूरत में लैंड कर जाते हैं। ये जहाज का जो कैप्टन था उसका नाम था विलियम हाउकिन। ये जैसे ही सूरत शहर में लैंड कर जाते हैं तो विलियम हाउकन एक तवील फासला तय करके मुग़ल की हुकूमत की जो दारुल खिलाफा थी आगरा पहुंच जाते हैं। आगरा में वो किस लिए पहुंचते हैं, वो आगरा चले जाते हैं और वहाँ पर मीट विद द किंग जहांगीर टू टेक परमिशन फॉर ट्रेड बट ही रिफ्यूजेस बिकॉज ही वाज गुड इन रिलेशन विद पोर्चुगीज एंड देयर वाज नो नीड फॉर फर्दर ट्रेडर। यहाँ पर जैसे ही वो जहांगीर के पास जाते हैं तो वो उनसे तिजारत के लिए इजाज़त मांगता है लेकिन वो इसको इजाज़त नहीं देता है और इनकार करता है कि यहाँ पर ऑलरेडी पुर्तगाली जो लोग हैं तो वो तिजारत कर रहे हैं और हमारे इनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं तो आपकी भला क्या ज़रूरत है। तो क्या हो जाती है यहाँ पर ये कहते हैं कि चलो मुग़ल की जो हुकूमत है तो इसके अंदर तो हमें जगह नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसा करते हैं बाहर जाते हैं, बाहर बॉर्डर पर इनके करीब वाले बॉर्डर पर किसी रियासत के साथ मुआहदा करते हैं। तो ये अपनी पहली जो कामयाबी थी तो ये 1611 में हासिल करते हैं जबकि मुग़ल के बॉर्डर पर एक रियासत थी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर मुग़ल की हुकूमत नहीं थी। वहाँ की एक सिटी मछलीपट्टनम इसमें इनको इजाज़त दी जाती है और यहाँ पर और तमाम तर जो फोकस है तो वो खुद पर करते हैं, फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर देते हैं। ये कब की बात है, ये बात है 1611 की। 1611 में ये तकरीबन दो तीन फैक्ट्रियाँ बनाते हैं और द ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रांग themselves and start war with Portuguese and 1612 known as Battle of Swali। ये क्या करते हैं कि जिस तरह आगरा में पुर्तगीज यानी पुर्तगाली जो लोग थे तो उनकी राज थी तिजारत में तो 1612 में हुई उनके साथ तो लड़ाई लड़ते हैं और उस को तारीख में बैटल ऑफ सवाली के नाम से जाना जाता है। इस ये जो जो जंग लड़ी गई तो इससे पुर्तगाली जो लोग थे जो ट्रेडर्स थे उनका मुकम्मल तौर पर आगरा से ख़ात्मा हो जाता है। अब नेक्स्ट ही क्या काम कर देते हैं, अभी चले जाते हैं कहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी ये रिक्वेस्ट करते हैं किंग जेम्स जो बरतानिया के किंग जेम्स वन जो के किंग थे इसके पास उनसे कहते हैं कि आप वो जहांगीर को अपना कोई शाही आदमी भेज दे और ताकि वो हमारे लिए इजाज़त ले सके। तो किंग जेम्स जो है तो ये इनकी बात से इत्तेफाक करता है और एक आदमी को भेजता है जिसका नाम था थॉमस राय। थॉमस राय अब यहाँ पर विलियम हाउकिन से थोड़ा हटकर तरीका इख्तियार करता है। वो बहुत महंगे तखाइफ लेता है और
वो जहांगीर को पेश करता है। जहांगीर उन तकाइब को देखकर खुश हो जाता है और न सिर्फ इनको एक्स्ट्रा राइट्स दिए जाते हैं, बल्कि न सिर्फ इजाज़त दी जाती है बल्कि कुछ एक्स्ट्रा राइट्स भी दिए जाते हैं कि मुगलिया हुकूमत के पला पला जगह पर सिर्फ आपकी ही ट्रेड होगी, लेकिन इसके बदले में आपको मुगलिया हुकूमत को सालाना कुछ एक्स्ट्रा टैक्स जो है तो पे करेंगे। तो यहाँ पर वो जो थॉमस राय है तो ये इस बात के साथ तो एग्री कर जाते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाता है, ये हो जाता है जैसे ही ब्रिट ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है तो ट्रेड में ये काफ़ी कामयाबी हासिल कर जाते हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वर सीन एंड मोनोपोली वाज स्टार्टेड। यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि इक्तिसादी खुशहाली। यहाँ पर ये काफ़ी फैक्ट्रीज बनाते हैं, सपोज ही मद्रास में फैक्ट्रीज बनाते हैं, पटनम में बना देते हैं, आगरा में बनाते हैं, तो लोग उधर शिफ्ट होते हैं जहाँ पर इनकी फैक्ट्रीज थी, क्योंकि वो वहाँ इनको एक किस्म की सहूलत थी। तो इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बाद लोग जो है तो शिफ्ट हो जाते हैं और मोनोपोली वाज स्टार्टेड। मोनोपोली का मतलब है इजारा गर्दी, यानी अब इनके पास कोई दूसरी ताकत बड़ी नहीं थी तिजारत में, और ये डायरेक्टली जो प्राइसेस थे, किसी चीज़ की प्राइस थी तो इस पर ये डायरेक्टली असर अंदाज होते थे। अब यहाँ पर हमारे पास टिल नाउ दे वर ओनली लिमिटेड टू वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट। ये बरसगीर के मगरबी और शमाल मशरक में सिर्फ वो महदूद थे। लेकिन याद रखिए जो ब्रिटिश थे तो इनके मकासद बहुत ही बड़े थे। अब इनकी नज़र एक और जगह पर पड़ जाती है जिसको बंगाल कहा जाता था। बंगाल को अब आप इस ज़माने के लिहाज से अगर देखते हैं तो बांग्लादेश को भारत के कुछ हिस्सों के साथ अगर इकट्ठा किया जाए तो उस वक्त उसकी इतनी ही एरिया थी। तो टू मेक इन्फ्लुएंस इन बंगाल दे नीड सम पॉलिटिकल पावर। बंगाल में तो ये इस तरह से ट्रेड शुरू नहीं कर सकते थे और ना ही मुगल एम्पायर इतनी आसानी से इनको इजाज़त दे देती। तो इसलिए अब इनके लिए ये ज़रूरी था कि ट्रेड के साथ ही साथ इनके हाथों में कुछ पॉलिटिकल पावर भी रहे। तो इसके लिए ये क्या कर देते हैं, एक दफ़ा फिर ई जाते हैं और जो बरतानिया के जो किंग है, किंग चार्ल्स टू, तो इनके साथ मुलाकात करते हैं और वो इनको पॉलिटिकल पावर भी दे देता है, इकोनॉमिकल पावर भी देता है। इनको ये इख्तियार दिया जाता है कि ये पैसे छाप सकते हैं। इस तरीके से जुडिशल राइट्स जो थे तो सिविल और जो सिविल अदालतें थी या हमारे पास क्रिमिनल अदालतें थी तो ये इनके ज़रिए से फैसला कर सकते थे। ये इख्तियार इनको कब दिया गया, 1617 में इनको ये इख्तियार दे दिया गया। द किंग गेव देम दीज राइट्स। अब यहाँ पर सवाल पैदा हो जाता है कि किंग ने इनको इतनी ज़्यादा इख्तियारात क्यों दी। इसकी पीछे की जब हम वजह को देखते हैं तो ये जो कंपनी थी तो ये बरतानिया के लिए एजेंट ऑफ इंपीरियलिज्म के तौर पर काम करती थी। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है? इंपीरियलिज्म का मतलब ये है कि जब आप किसी दूसरी मुल्क के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर को अपने हाथों में कंट्रोल करें, तो ये बादशाह ने इनको ये इख्तियारात दे दिए और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी बरतानिया को जो यहाँ की जो पॉलिटिकल पावर थी, इकोनॉमिकल पावर जो थी, तो ये बरतानिया के हवाले करेगी, यानी इसके लिए कोशिश करेगी। अब यहाँ पर जब 12 साल इस पॉलिटिकल पावर के गुजर जाते हैं 1682 में, 12 साल बाद और शाइस्ता खान जो थे तो उस वक्त बंगाल के गवर्नर थे, तो मुग़ल साइड से इसके साथ तो मुलाकात की जाती है। इस शाइस्ता खान के साथ तो मुलाकात करते हैं और मुलाकात तो कौन करते हैं, वो करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के उस वक्त के गवर्नर जोशिया चाइल्ड इनके साथ मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि हमें बंगाल में भी ट्रेडिंग की इजाज़त दे दे। लेकिन जैसे ही जो ये जो गवर्नर थे बंगाल के
तो ये किसके साथ मुलाकात करते हैं? औरंगज़ेब के साथ मुलाकात करते हैं और फिर इसके बाद वो जोशिया चाइल्ड भी औरंगज़ेब से इजाज़त माँगता है, लेकिन औरंगज़ेब कहता है कि इतनी लालच और इसको इजाज़त नहीं देता है। जोशिया चाइल्ड जो थे तो वो इस फैसले से खुश नहीं थे कि क्यों औरंगज़ेब ने हमें इजाज़त नहीं दे दी और इसके बाद 1682 में ये वार स्टार्ट करते हैं किस चीज़ मुग़ल एम्पायर के ख़िलाफ़। यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि मुग़ल की जो एम्पायर की आर्मी थी तो उस वक़्त वो 4 मिलियन सोल्जर्स थे उसमें और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के तो कुछ एक 2000 के तादाद में ही सिपाही थे। तो इसलिए जो मौर्रिख़ीन तारीख़दान है तो इन्होंने जो औरंगज़ेब ने ये वार जो स्टार्ट की तो इसको तारीख़ की एक बड़ी गलती कहते हैं कि ये औरंगज़ेब ने एक बड़ी गलती की है और यहाँ पर ये जंग जो है तो मुग़ल आसानी के साथ तो जीत जाते हैं। जोशिया चार्ट जो है तो वो एक दफ़ा फिर औरंगज़ेब के दरबार में हाज़िर हो जाता है और औरंगज़ेब से माफ़ी माँगता है, जुर्माने को अदा करता है तो औरंगज़ेब इनकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दफ़ा फिर रिस्टोर करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब खामोशी के साथ ही बैठी रहती है। अब इनको क्या था, एक गोल्डन मौके का इंतज़ार करना था और इनकी सक्सेस के पीछे की वजह जो भी थी तो वो क्या थी, वो थी पेटेंट्स यानी इंतज़ार करना। 1682 में ये जंग हार जाते हैं और चुपचाप खामोशी से अपने उदूद में रहकर ये अपने ट्रेडिंग को एक दफ़ा फिर स्टार्ट करते हैं। यही मौका इनको मिल जाता है साल 1707 में। ये किस तरह मिल जाता है, साल 1707 में औरंगज़ेब का इंतकाल हो जाता है। अब जो औरंगज़ेब के जो बेटे थे तो वो तख्त के लिए एक दूसरे के साथ तो लड़ना शुरू कर देते हैं और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी तो ये खुद पे ही तवज्जो करते हैं और ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ में पैसे को इन्वेस्ट करता है और जो हथियार थे तो नई नई हथियार बनाने में भी ये सरमाए को इन्वेस्ट करता है। अब नेक्स्ट क्या हो जाता है, जैसे ही औरंगज़ेब की इंतकाल हो जाती है तो जो रीजनल पावर्स थे यानी राजपूत थे, जट्स थे, मराठास थे तो वो राइज हो जाते हैं यानी वो उभरते हैं और वो अपनी अपनी इलाकों को घेरते हैं और अपनी हुकूमत कायम करते हैं। मराठास जो है तो याद रखिए ये राजपूत और जट जो थे तो ये तो औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद ही पैदा तो नहीं हुए थे, मतलब बगावत शुरू करी थी, जबकि मराठास जो थे तो ये औरंगज़ेब की हुकूमत से ही चलते आ रहे थे। और अगर हम इसको देखें तो मराठास और मुग़ल के माबेन 1680 से लेकर 1758 तक मुख्तलिफ जंगें लड़ी गई थी। इसके बाद 1739 में नादिर शाह जो है तो दिल्ली पर हमला कर जाते हैं और इंडिया को लूटते हैं। इसके बाद अफ़गान रूलर जो थे अहमद शाह दुरानी वो 1748 में अटैक कर जाते हैं मुगलिया अम्पायर पर और इसको मज़ीद कमज़ोर करते हैं। अब नेक्स्ट मुग़ल के लिए जो चैलेंज था तो वो था नादिर शाह, तो वो सिख्स के साथ तो मिल जाते हैं, जट्स के साथ मिल जाते हैं और नादिर शाह को हरा देते हैं। इनको अगरचे हरा देते हैं लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, मुख्तलिफ वार्स इन्होंने लड़ी। एक तरफ ब्रिटिश से लड़ना था, राजपूत से लड़ना था, मराठा से लड़ना था। नादिर शाह और अहमद शाह दुरानी के बाद ये कमज़ोर पड़ जाते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब क्या हो जाता है, यहाँ पर जो बंगाल के गवर्नर थे फर्रुख सियार, तो ये क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1711 में एक को नोटिस इशू करता है और उसके मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी को प्री टैक्स के ही बंगाल में ट्रेड करने की इजाज़त दी जाती है। याद रखिए तारीख़ में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक ही बहुत ही बड़ी कामयाबी थी, लेकिन सिर्फ चंद ही महीने बाद मुर्शिद कुली खान जो बंगाल के एक्स गवर्नर भी रह चुके थे, अब वो कहते हैं कि ये नहीं चलेगा और वो बंगाल को मुग़ल का नहीं हिस्सा नहीं करार देते हैं और यहाँ पर अपनी ही हुकूमत कायम करते हैं और ख़ुद को बंगाल का नवाब मुकर्रर करते हैं। यानी अब वो बंगाल का नया नवाब यानी गवर्नर मुकर्रर हुआ। जैसे ही वो तख्त पर बैठ जाते हैं तो क्या करता है, या वो यहाँ पर ब्रिटिश से कहता है भाई ये नहीं चलेगा, अगर आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको
टैक्स देनी पड़ेगी। अब ब्रिटिश की इतनी ताकत नहीं थी कि इनके साथ तो लड़ पड़े, तो इसलिए वो चुपचाप वो टैक्स देने पर राजी हो जाते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज डे बाय डे। औरंगजेब के बाद उनके बेटों में कोई काबिल था ही नहीं। हर जो कोई भी शहजादा था तो वो सिर्फ और सिर्फ तख्त के लिए ही लड़ रहा था। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज थी, फ्रेंच थी, डच थी, वो भी ये चाहते थे कि वो इंडिया की जो पॉलिटिकल पावर है तो वो अपने हाथों में ले ले। तो फ्रेंच के लोग, डच के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो दो बड़ी ताकतें थी यूरोपियन कंट्रीज की, वो थी, एक थी फ्रेंच। फ्रेंच के जो उस वक्त पे फ्रेंच इंडियन टेरिटरी के जो गवर्नर थे वो थे फ्रांसिस डुप्लेक्स। फ्रांसिस डुप्लेक्स चाहते थे कि यहाँ पर फ्रेंच तर्ज की एक हुकूमत तो कायम करे, जबकि ब्रिटिश के लोग चाहते थे कि यहाँ पर अपनी हुकूमत तो कायम करे। तो ये दोनों इनके लिए सख्त कोशिशें कर रही थी। इनकी कोशिशें क्या थी कि फ्रेंच और ब्रिटिश एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे। अब यहाँ पर तो ये इंडिया में लड़ रहे थे, लेकिन इसके अलावा ये तीन जगहों, मुख्तलिफ जगहों पर लड़ रहे थे। एक नंबर अगर हम देखें तो यूरोप में ये आप वार ऑफ सक्सेशन को हम देखते हैं 1740 से 1748 के माबेन, ये भी इन दोनों की माबेन थी। अब यहाँ पर जो दूसरी वार थी तो थी अमेरिका में। अमेरिका में ये जो इसको 7 साल वार यानी 7 साल जंग भी कहा जाता है। ये वार 1756 से 1763 के माबेन थी। यहाँ पर इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो वार लड़ी गई इनके माबेन, इसको कार्नाटिक वार कहते हैं। कार्नाटिक वार में ब्रिटिश जो है तो जीत जाते हैं और यहाँ से फ्रेंच का खात्मा हो जाता है और वो सिर्फ चंद्रानगौर तक ही महदूद रह जाते हैं। मतलब चंद्रानगौर जो थी तो वो वाइट कॉलोनी थी जो ब्रिटिश की कंट्रोल में थी। अब यहाँ पर जो शहजादे साहबान लड़ रहे थे तो अब इनके लिए एक वो इनके माबे इनको भी देखते हैं कि ये भाई इंडिया है और यहाँ पर जो लड़ रहे हैं तो फ्रेंच और ब्रिटिश लड़ रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने इसकी जो लड़ाई थी तो इससे मुतासिर हुई, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन वाली अफवाज थी दोनों दोनों अतराफ। तो इसलिए वो जो शहजादे थे या जो नए रूलर्स थे तो यहाँ इन पर डिपेंडेंट होना शुरू हुई, यानी इन पर इन्हिसार करना शुरू किया। तो जाहिर है जब इन पर इन्हिसार करना शुरू किया तो अब इनको इनकी मर्जी के मुताबिक ही इनको हुकूमत करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है जंग पलासा यानी दोबारा फिलासी। हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।